हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग आज? ओके गाइस, सो दो तीन बातें हैं जो मुझे आप लोगों से करनी है और जो इम्पोर्टेंट है थोड़ी। तो पहली बात तो क्लास स्टार्ट करने से पहले पहली बात तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्लीज सब लोग अपने अपने वीडियोस और ऑडियोज ऑफ कर दीजिए। खासकर ना वीडियोस का ध्यान रखा कीजिए। प्लीज आप अपने कैमराज ऑफ कर दिया कीजिए। आप अगर अपने कैमराज ऑन रखेंगे तो आपका डेटा यूजेज ज्यादा होगा और उसी वजह से आपका डेटा जो लिमिट है वो भी एक्सीड हो जाएगा और साथ में जो क्लास है ना वो भी रुक रुक के चलेगी। तो अपने कैमरास ऑफ रखा कीजिए प्लीज, उससे आपको ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल स्मूथली आपको क्लास का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो पहली बात तो ये कहनी थी। एक दो दिन और कहूंगा, फिर तीसरे चौथे दिन तक आपको आदत हो जाएगी कि आपको पता ही है कि आपको अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ रखना है। अब गाइस, दूसरी बात, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। कल मैंने आप लोगों का ना चैट बॉक्स देखा जब मैं आप लोगों के डाउट्स देख रहा था। अब उस चैट बॉक्स में मुझे बहुत ज्यादा हाय हेलो दिखाई दी। आप लोग एक दूसरे से हाय हेलो कर रहे हैं, एक दूसरे से हाल चाल पूछ रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बेटा ये ना जूम की क्लास का चैट बॉक्स है, आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम नहीं है जो आप यहाँ पर ना अपनी सोशलाइजिंग कर रहे हैं। तो अब अभी से मुझे आपकी ना चैट में एक भी हाय हेलो नहीं दिखनी चाहिए। ना ही दिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए यहां पर ना मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं किसी को भी क्लास लेने से रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं। ज्यादा हाय हेलो दिखेगी, मैं उस पर्सन को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा क्लास लेने से। अब यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट बात आती है। कल मैंने एक और चीज नोटिस करी। आप में से ऑलमोस्ट 20 to 25% लोग ऐसे हैं जो अपने ओरिजिनल नाम से लॉगिन नहीं कर रहे हैं। 75% 80% people are doing that, but 20-25% people are not doing that. There are some people जिनके नाम की जगह ना एक कोड लिखा हुआ आ रहा है, एक नंबर्ड कोड लिखा हुआ आ रहा है। तो गाइस, जिन जिन के नाम की जगह नंबर्ड कोड लिखा हुआ आ रहा है, प्लीज आपने अपना नाम इनपुट नहीं किया है। आप अपना पूरा नाम विद सरनेम इनपुट कर दीजिए प्लीज। इनफैक्ट अभी तो आप लोगों को अपने नाम ही इनपुट करने हैं। अभी कुछ टाइम के बाद आप लोगों को अपनी एडमिशन आईडी भी इनपुट करनी पड़ेगी। अगर आप अपने नाम और एडमिशन आईडी इनपुट नहीं करते हैं, प्लीज रिमेंबर, आई कांट हेल्प इट। यहां से टेक की तरफ से, टेक डिपार्टमेंट की तरफ से आपको क्लास नहीं अलाउ की जाएगी, क्योंकि हमारे पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड करी है। सो इफ आई एम नॉट गेटिंग योर नेम, इफ यू आर नॉट पुटिंग योर कंप्लीट नेम, जस्ट आफ्टर अ मैटर ऑफ अ डे और टू, यू विल बी कंप्लीटली बार्ड फ्रॉम क्लासेस। मेरे पास तो यही बात आई है कि कल से ही आप लोगों को क्लासेस के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा अगर आपका नाम नहीं है। तो जिन लोगों का वो न्यूमेरिक कोड आ रहा है, प्लीज आप लोग अपने फुल नेम्स एंटर कर दीजिए। अब एक दूसरे टाइप के लोग हैं जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जिनसे मुझे सबसे ज्यादा बात करनी है। कल कई लोग मुझे दिखे, उनका नाम आयरन मैन था, कैप्टन अमेरिका था, थॉर था। तो पूरी की पूरी एवेंजर्स की टीम जो है वो मेरी क्लास अटेंड कर रही है। आई एम हम्बल्ड, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा नहीं हो सकता। लेकिन एवेंजर से एक बात ध्यान रखना, अगर ज्यादा इस तरीके के नाम लिखे तो मैं थानोस बन जाऊंगा, और मैं थानोस भी बनूंगा इन्फिनिटी वॉर वाला, एंड गेम वाला नहीं। और यहां पर ना टाइम ट्रैवल का ऑप्शन भी नहीं है। एक चुटकी बजाऊंगा और स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी पूरी की पूरी। मुझे ऐसे नाम आगे से नहीं दिखने चाहिए। मुझे मेरी क्लास में एवेंजर्स नहीं चाहिए। आई डोंट वांट आयरन मैन एंड थोर।
कोई था, मैंने कल देखा, बनारसी बाबू, व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है भाई? ये किस तरीके के नाम लिखे जा रहे हैं? पूरा नाम लिखिए विथ सरनेम, वरना फ्रॉम टुमारो यू विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड द क्लास। कोई भी रैंडम नेमिंग या कोडिंग मुझे नहीं दिखनी चाहिए कल से। तो पहली बात तो हाय हेलो नहीं दिखनी चाहिए चैट बॉक्स में बिल्कुल भी। क्लास अटेंड करनी है करिए, नहीं करनी है लॉग ऑफ कीजिए। दूसरी बात, कोई रैंडम नेमिंग, कोई कोडिंग नहीं दिखनी चाहिए मुझे क्लास में। ये दोनों चीजें होंगी। चैट बॉक्स तो मैं अभी चेक करूंगा क्लास के बाद, और कल से कोई रैंडम नेमिंग होगी, कोई नंबर न्यूमेरिक कोडिंग होगी, उसको क्लास अलाउ नहीं होगी। और तीसरी बात, अब ये आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए है। पहली दोनों बातें जो थी, पहली बात भी आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए ही थी, दूसरी बात शायद मेरे कन्वीनियंस के लिए थी कि मुझे नाम पता होने चाहिए। अब तीसरी बात आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए है। गाइस, हम लोग एक काम करते हैं सीधा सीधा, आप लोग चैट बॉक्स में अब अपनी कोई क्वेरीज टाइप नहीं करेंगे जो क्लास से रिलेटेड होंगी, जो सिलेबस से रिलेटेड होंगी। चैट बॉक्स में आप सिर्फ और सिर्फ वो क्वेरीज टाइप करेंगे जो आपकी टेक्निकल इश्यूज होंगी। आपको ऑडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, क्लास रुक रुक के चल रही है, जो कुछ भी है, आप चैट बॉक्स में सिर्फ टेक्निकल इश्यूज लिखेंगे। आप चैट बॉक्स में कोई भी क्लास रिलेटेड क्वेरी नहीं लिखेंगे। आपको जो भी डाउट है क्लास में, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी डाउट है, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। यू विल मैसेज इट टू मी, और ये मैसेज क्लास के बीच में नहीं करना है। क्लास के बीच में मुझे किसी का व्हाट्सएप नहीं आना चाहिए। जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे मैसेज कीजिएगा। आज के आज में आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा आपके डाउट्स का। बी अश्योर्ड अबाउट दैट। अब इसमें भी एक बात ध्यान रखना, हो सकता है कई लोगों को ना मिले आज रिप्लाई, तो ये समझ जाइएगा जिन लोगों को रिप्लाई नहीं मिला है उनके क्वेश्चंस इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट क्वेश्चंस को रिप्लाई नहीं करूंगा। जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, जो सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं को मैं रिप्लाई करूंगा। इररेलेवेंट क्वेश्चंस मत कीजिए। और ये मत कहना मुझसे कि सर वो जरा भारतमाला प्रोजेक्ट पूरा का पूरा दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए, वो पॉसिबल नहीं है व्हाट्सएप पे। मैं कोई पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट या पॉलिसी पूरी की पूरी दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, तो ऐसी बातें मत करना, ठीक है? तो व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए, कुछ लोगों के पास होगा भी, जिनके पास नहीं है प्लीज नोट डाउन दी व्हाट्सएप नंबर। इस पे आपको अपनी क्वेरीज पूछनी है। दी नंबर इज 8860146836। ये नंबर है, इस नंबर को ध्यान से लिख लीजिएगा। जो भी आपको क्वेरीज पूछनी है इस नंबर पे आप पूछ लीजिएगा मुझसे। ये मेरा खुद का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। मुझे इस नंबर पे प्लीज रिमेंबर, कोई हाय हेलो नहीं चाहिए, कोई गुड मॉर्निंग, कोई गुड नाइट नहीं चाहिए, कोई जोक्स नहीं चाहिए, कोई शेरो शायरी नहीं चाहिए। वरना मैं अभी आपको अपना फोन दिखा देता हूं। तकरीबन 250 लोग हैं जो मेरी व्हाट्सएप की ब्लॉक लिस्ट में हैं। आपका नाम अगला होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीधा ब्लॉक करता हूं। एक भी शेरो शायरी भेजी उसके नीचे आपको एक मैसेज मिलेगा, यू कैन नॉट रिप्लाई टू दिस कॉन्वर्सेशन एनी मोर। सिंपल। तो जो भी आपके क्लास रिलेटेड डाउट्स हैं, ये आपकी ही कन्वीनियंस के लिए हैं कि आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। आप व्हाट्सएप में मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब हां, कुछ लोगों का ये इशू होगा कि सर कल आपने नोट्स के लिए कहा था, पीडीएफ के लिए कहा था, वो अभी तक हमें नहीं मिले हैं। ये मुझे पता है, आपको अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं मिले हैं। आपको आज पॉजिटिवली पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। पूरी की पूरी एनवायरमेंट इकोलॉजी आपको मिल जाएगी, इंफ्रा आपको मिल जाएगा। एनवायरमेंट इकोलॉजी तो मैं इसलिए पूरी दे दूंगा ताकि आप जब मैं डिस्कशन कर रहा हूं तो आप अपने नोट्स को भी साथ साथ रेफर कर सकें।
तो आपको आज सारे के सारे जितने भी पेंडिंग नोट्स हैं, इंफ्रा, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, पूरा सब मिल जाएगा आज के आज। तो ये प्लीज व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज मत कीजिएगा कि सर नोट्स कब मिलेंगे, नोट्स कब मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे आज। तो ये कुछ बातें हैं जो अपने जहन में रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा, ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 बातें, कोई हाय हेलो नहीं, कोई रैंडम नेमिंग नहीं, और चैट बॉक्स के ऊपर कोई भी किसी भी टाइप की क्लास रिलेटेड क्वेरी नहीं, सिर्फ टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो चैट बॉक्स में लिखे जाएंगे, क्लास रिलेटेड क्वेरीज इस नंबर पे। सो आर वी गुड अबाउट दिस? तो गाइज अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता है आज हम लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। वी हैव टू टॉक अबाउट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। अब गाइज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के बारे में मैं आपको कुछ बातें बता दूं पहले से। इकोलॉजी और एनवायरमेंट दो अलग अलग ब्रांचेस में बटा हुआ है। दी फर्स्ट ब्रांच इज इकोलॉजी, जिससे आज हम स्टार्ट करेंगे, एंड दी सेकेंड पार्ट इज एनवायरमेंट। अब गाइज प्लीज रिमेंबर, ये वाली बात आपको पता भी होगी लेकिन तब भी मैं बता रहा हूं, इकोलॉजी का जितना भी पार्ट है that part is only included in your prelims examination. सिर्फ प्री के लिए आपका इकोलॉजी वाला पार्ट इंक्लूडेड है। इकोलॉजी में सिर्फ एक टॉपिक है और वही इकोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है बायोम्स। आप लोगों को शायद याद होगा, जहां तक मुझे लगता है मैंने आपको बताया भी था, जीएस पेपर 1 में जहां आपका ज्योग्राफी का सिलेबस लिखा है वहां पर लास्ट सेंटेंस लिखा है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। वर्ल्ड में कहां पर किस टाइप के जानवर मिलते हैं, किस टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब गाइज यही जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है फ्लोरा और फाउना का, इसी को हम लोग बायोम्स बुलाते हैं। तो आपका सिर्फ एक टॉपिक है इकोलॉजी का जो मेंस में इंक्लूडेड है, दैट इज बायोम्स। बाकी जितनी इकोलॉजी है, सारा फूड चेन, फूड वेब, आपके इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन, बायोडाइवर्सिटी, ये सारे के सारे टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपके प्री के लिए, इसका मेंस से कुछ लेना देना नहीं। ऑन दी अदर हैंड जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट आपके प्री और मेंस दोनों में इंक्लूडेड है। इट इज इंक्लूडेड बोथ इन योर प्री एज वेल एज योर मेंस, जहां पर हमें बेसिकली बात करनी है एनवायरमेंट में अबाउट कंटेम्पररी एनवायरमेंटल इश्यूज such as ozone layer depletion, issues such as global warming, issues such as climate change। ये सारी की सारी बातचीत करनी है। इससे रिलेटेड जितनी भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, हमें उन इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में बातचीत करनी है। ये टॉपिक आपका मेंस में भी है और साथ में प्री में भी है, लेकिन इकोलॉजी सिर्फ प्री में है। इसीलिए एक बात याद रखिएगा, अगर आप पेपर देखना चाहें तो आप पेपर देख सकते हैं। इकोलॉजी में वो जनरली आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो बायोडाइवर्सिटी से पूछते हैं। 70 to 80% क्वेश्चंस आपके बायोडाइवर्सिटी में से आते हैं। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो हमारा पहला टॉपिक है, हमें तो पढ़ना जरूरी है क्योंकि सिलेबस में है, उसमें से जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल सक्सेशन, जियो बायोकेमिकल साइकिल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ये सारी की सारी बातें ना 6th या 7th क्लास में पढ़ाई जाती हैं, बट सिलेबस में रखा हुआ है इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। आपको पता है जो चीज सिलेबस में है वो मैं पढ़ाऊंगा। तो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बायोडाइवर्सिटी अकेला टॉपिक है इकोलॉजी में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट थ्रेटेंड स्पीशीज एज वेल एज नेशनल पार्क्स। मैं आपको आज नोट्स के साथ नहीं, 1-2 दिन के बाद
एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा जिसमें जितनी भी थ्रेटेंड स्पीशीज है इंडिया की उन सबके नाम होंगे, और साथ में जो भी नेशनल पार्क्स लास्ट 2 इयर्स न्यूज में रहे हैं उन सबके नाम होंगे और उनकी लोकेशंस होंगी। इन दोनों को याद कर लेना, इससे रिलेटेड प्री में क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, थ्रेटेंड स्पीशीज भी और साथ में नेशनल पार्क्स भी। फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी, थ्रेटेंड स्पीशीज, नेशनल पार्क्स और थ्रेटेंड स्पीशीज भी बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए पढ़ाई करने से पहले। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो जो भी मैं आपको नोट्स दूंगा, जो भी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। बट गाइस, एनवायरमेंट इज लिमिटलेस, एनवायरमेंट इनफाइनाइट है, इसलिए हो सकता है आप लोगों को ऐसा लगे कि आपको एनवायरनमेंट के लिए कोई रेफरेंस बुक चाहिए। तो अभी आप लोग मुझसे पूछोगे सर एनवायरनमेंट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। जैसे मैंने ज्योग्राफी में पहले ही आपको बता दिया था कि आपको क्लास नोट्स के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा जो 11th 12th की एनसीईआरटीज हैं वो पढ़ने की और जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एनवायरनमेंट में आई वुड सजेस्ट दैट यू कीप अ रेफरेंस बुक। आप एक रेफरेंस बुक रखिए, रखेंगे अच्छा है, नहीं रखेंगे और अच्छा है। When we are talking about the reference book in environment, GKP publications की एक बुक आती है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर, GKP publications। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सबसे अपडेटेड बुक है। इस बुक के राइटर हैं नीरज नचिकेता। आप अगर Amazon पे देखेंगे तो आपको ये बुक मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे देखेंगे ये बुक मिल जाएगी, तो कहीं से भी आप अगर चाहें तो इसे एज अ रेफरेंस बुक रख सकते हैं। इट्स कंप्लीटली अप टू यू, दिस इज माय सजेशन टू यू, बाकी आपके ऊपर है। अगर आप इराक बरूचा पढ़ना चाहते हैं तो आप इराक बरूचा पढ़िए। हाँ, बस एक बात जरूर है, क्योंकि कुछ लोगों के पास पहले से होते भी हैं और कुछ लोगों की एक क्वेरी भी होगी, आपके पास शंकर आईएएस के हो सकता है कुछ नोट्स हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी के बुक आती है उनकी पूरी की पूरी, दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू, वो आपके लिए नेसेसरी नहीं है, वो बहुत ज्यादा डीप में जाती है, इतना डीप में यूपीएससी नहीं पूछता। अगर आप डेफिनेटली उसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, बट आप फिर एनवायरमेंटल साइंस में एमएससी कर लेंगे, आप यूपीएससी के पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे होंगे। अगर आप लोग नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में प्रीलिम्स में ये साफ साफ लिखा हुआ है, जहां पर वो लोग इकोलॉजी एनवायरनमेंट का सिलेबस देते हैं, ब्रैकेट में लिख के देते हैं, नो इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, कोई इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। यूपीएससी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख के देता है और किसी सब्जेक्ट में नहीं देता, सिर्फ इसी सब्जेक्ट में देता है। तो शंकर आईएएस पढ़ना चाहते हो पढ़ो, बहुत सारे फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसका आउटपुट कुछ नहीं आएगा। तो इतनी कहानी है जो आपको पहले पता होनी चाहिए। नाउ गाइस लेट अस कम टू आवर डिस्कशन। तो गाइस पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट इकोलॉजी। हमारा पहला डिस्कशन है इकोलॉजी। दिस इज मेजरली रिलेटेड विद योर प्री एग्जाम, ये आपके प्री एग्जाम से मेजरली रिलेटेड। गाइस जब हम लोग इकोलॉजी की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा धीरे स्पीड में रहता हूं इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, रीजन बीइंग कुछ लोगों के लिए ये टॉपिक बिल्कुल नया होता है। वैसे तो ज्योग्राफी भी सारी की सारी नई थी, लेकिन स्टिल ये टॉपिक बिल्कुल नया होता है, इसलिए लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मेरी क्लास की स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी, उतनी नहीं रहेगी जितनी ज्योग्राफी में थी। नाउ गाइस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी इज द स्टडी of the biotic components of the earth। सिंपल, अगर हमें सिंपली इकोलॉजी की डेफिनेशन लेनी है
Then guys, ecology is the study of the biotic components on the earth. अर्थ पे हमारे पास दोनों टाइप के कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं. We have the biotic, we have the abiotic. Biotic means living, abiotic means non-living. अबायोटिक कंपोनेंट्स में गाइस हमारे पास क्या क्या आता है? अबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास मेजरली लैंड, एयर और वाटर आता है. आप लोग जानते हैं इन्हीं तीनों चीजों की स्टडी हम लोगों ने कहां करी है? ज्योग्राफी में करी है. तो ज्योग्राफी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ. जब हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट्स में वी टॉक अबाउट फ्लोरा एंड फाउना. हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं, हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं. प्लांट्स और एनिमल्स की जितनी भी स्टडी है वही स्टडी गाइस कहां पर आती है? दैट इज द स्टडी व्हिच इज इंक्लूडेड इन इकोलॉजी. इसीलिए गाइस जब हम लोग इकोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों की स्टडी कर लेते हैं तब हमारे पास किसकी कंप्लीट नॉलेज आ जाती है? अर्थ की कंप्लीट नॉलेज आ जाती है. सो द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द अर्थ इज subdivided into two subjects. We have geography that gives us the explanations about the abiotic components, and we have ecology that gives us the explanation about the biotic components. So this is the first thing. अब guys, जब हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं, अब ध्यान से समझते चले जाइएगा सारी की सारी बातें. जब हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो बायोटिक कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन अ रीजन which is known as the biosphere. अर्थ के जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जितना भी फ्लोरा एंड फाउना है, वो सारा का सारा फ्लोरा एंड फाउना, वो सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स जिस रीजन में प्रेजेंट होते हैं उस रीजन को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं. इसीलिए जब हमें इकोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है तो हमें लिखना होता है दैट इकोलॉजी is the study of the biosphere and all of its components. तो जब हमें इकोलॉजी के बारे में बात करनी है गाइस तो इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बायोस्फीयर और उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स. तो पहली बात तो ये. अब गाइस क्वेश्चन ये आता है दैट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोस्फीयर. बायोस्फीयर क्या होता है? ये तो हमें समझ में आ गया. बायोस्फीयर वो रीजन होता है जहां पर बायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. गाइस जब हम लोग बायोस्फीयर की बात करते हैं देन एनसीईआरटी डिफाइंस बायोस्फीयर इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, जिसमें एनसीईआरटी बायोस्फीयर को डिफाइन करने के लिए या बायोस्फीयर को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को एक 3 सेट वेन डायग्राम देती है. इट गिव्स अस अ 3 सेट वेन डायग्राम लाइक दिस. जहां पर एक वेन रिप्रेजेंट करता है लैंड यानी कि लिथोस्फीयर को, एक वेन रिप्रेजेंट करता है वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर को, एक वेन रिप्रेजेंट करता है एयर यानी कि एटमॉस्फेयर को. और गाइस जो रीजन
इन तीनों के तीनों स्फेयर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये वाला रीजन। ये जिस रीजन को मैं रेड से शेड कर रहा हूं, दिस इज द रीजन which is the point of intersection of land, water and air। और गाइस इसी रीजन को हम लोग क्या बुलाते हैं? इसी रीजन को हम लोग बायोस्फीयर बुलाते हैं। तो पहले हमें इकोलॉजी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी के बाद हमें यह पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों ने इकोलॉजी को डिफाइन किया तो हम लोगों के पास एक नया टर्म आया विच इज बायोस्फीयर। तो हमें यह पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर क्या होता है। सो गाइस नाउ वी कैन डिफाइन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज डिफाइंड एज द रीजन ऑफ intersection of land, water and air where biotic components are present। तो गाइस जब हम लोग बायोस्फीयर को डिफाइन करते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द बायोस्फीयर। ये रीजन ऑफ इंटरसेक्शन होता है लैंड, वाटर एंड एयर का। ये स्लैश मत लगाइएगा, ये मैंने स्लैश लगा दिया, कॉमा लगाइएगा। ये रीजन ऑफ इंटरसेक्शन होता है लैंड, वाटर और एयर का। और गाइस इस रीजन ऑफ इंटरसेक्शन में ही कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो नाउ वी नो व्हाट इज इकोलॉजी, नाउ वी नो व्हाट इज बायोस्फीयर। अब गाइस बायोस्फीयर हमें ये तो पता है कि क्या होता है। अब ये समझने के बाद जो नेक्स्ट चीज हमें समझनी है बायोस्फीयर के बारे में, दैट इज द एक्सटेंट ऑफ द बायोस्फीयर और द लोकेशन ऑफ द बायोस्फीयर, कि बायोस्फीयर कहां प्रेजेंट होता है। ये तो हमने थ्योरेटिकली बात करी ना कि जहां लैंड, वाटर और एयर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर बायोस्फीयर होता है, बट प्रैक्टिकली हमें बायोस्फीयर देखने को कहां मिलेगा? So now guys, when we talk practically about the biosphere, about the extent of the biosphere, तो गाइस ध्यान से समझिएगा। आप लोग अब ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ जानते हैं। ये लैंड पार्ट, ये वाटर पार्ट, हिप्सोग्राफिक कर्व, सब कुछ ये आप लोग जानते हैं। ये कौन सा रीजन है? अबीसल प्लेन्स। अब तो ये सब याद हो जाना चाहिए। और इसके ऊपर हम लोगों का एटमॉस्फेयर है। आप लोगों को याद होगा गाइस, मीन सी लेवल से लेके अबीसल प्लेन तक की जो एवरेज डेप्थ होती है वो कितने मीटर्स की होती है? 3500 मीटर्स की। दिस इज द मीन सी लेवल। अब गाइस मीन सी लेवल से अगर हम लोग 5 किलोमीटर्स ऊपर तक जाते हैं, दिस इज द हाइट ऑफ 5 किलोमीटर्स, तो इस पूरे के पूरे रीजन में वी सी बायोटिक कंपोनेंट्स। यहां पर बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। वाटर के अंदर 3500 मीटर की डेप्थ तक बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो यानी कि मीन सी लेवल से 3500 मीटर्स की डेप्थ और मीन सी लेवल से 5000 मीटर्स की हाइट, ये पूरा का पूरा वो रीजन होता है जहां पर हम लोगों को किसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है? जहां पर हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। और इसी रीजन को हम लोग क्या बुलाते हैं? इसी रीजन को हम लोग बायोस्फीयर बुलाते हैं। सो टेक्निकली बायोस्फीयर की एक्सटेंट आप लोगों को याद ही होगा, हम लोगों ने पहले बात करी है कि जो भी
हाइट या डेप्थ हम लोग मीन सी लेवल के नीचे मेजर करते हैं उसे हम लोग नेगेटिव में लेते हैं, और जो मीन सी लेवल के ऊपर लाई करता है उसे हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं। तो गाइज अगर हम लोग बायोस्फीयर की बात करते हैं तो बायोस्फीयर की एक्सटेंट -3500 मीटर से लेके +5000 मीटर्स तक होती है। This is the extent of the biosphere from the mean sea level। यानी कि जो टोटल एक्सटेंट है बायोस्फीयर की, the total extent of biosphere is approximately 8.5 kilometers। 8.5 किलोमीटर्स का इस टोटल एक्सटेंट होती है बायोस्फीयर की। अब कई लोगों का ये क्वेश्चन आ सकता है जिन लोगों ने बायो एटसेट्रा पढ़ रखी है कि सर 5 किलोमीटर्स के ऑल्टीट्यूड के ऊपर क्या हम लोगों को लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में नहीं मिलती है? डेफिनेटली मिलती है। Even beyond 5 kilometers, we get life in the form of microorganisms. But please remember, ecology does not constitute the study of microorganisms। Ecology में microorganisms की study को constitute नहीं किया जाता है, उसकी एक separate branch होती है जो biology का part है, which is माइक्रोबायोलॉजी। तो यहां पर हम किसी बैक्टीरिया, वायरस, कोविड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कोविड के बारे में जावेद सर बताएंगे, बायोलॉजी को पढ़ते हैं, बता भी दिया होगा शायद। तो यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, यहां पर बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं। हमें सिर्फ इनके बारे में बातचीत करनी है और इनके भी किसी इंटरनल प्रोसेस के बारे में बातचीत नहीं करनी है, वो भी लाइफ साइंसेज है, वो भी बायोलॉजी का पार्ट है। हमें मेजरली इनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और इनके कुछ एक्सटर्नल प्रोसेसेस के बारे में बातचीत करनी है। सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द बायोस्फीयर। तो गाइस अब आप लोग ये वाली बात समझ गए होंगे कि जब हम लोग बायोस्फीयर की बात करते हैं, ध्यान से सोचिएगा, इन द बायोस्फीयर वी आर कंसिडरिंग द कंप्लीट सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का पूरा सरफेस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, ओशंस में भी जहां तक अबीसल प्लेन्स है वहां तक पूरा का पूरा रीजन कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि ओशंस को भी कंप्लीटली कंसिडर किया जा रहा है। और एटमॉस्फेयर को भी हम लोग किस हाइट तक कंसिडर कर रहे हैं? एटमॉस्फेयर को भी हम लोग 5 किलोमीटर की हाइट तक कंसिडर कर रहे हैं। इन सिंपल वर्ड्स में यहां पर कहने की कोशिश कर रहा हूं that we are considering a very vast geographical area। हम बहुत ही ज्यादा वास्ट geographical area को कंसिडर कर रहे हैं। अब गाइस जो इकोलॉजिस्ट्स हैं वो इस पूरे के पूरे वास्ट geographical area को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। They are trying to study the complete area which is included in the biosphere। अब इस बायोस्फीयर में the ecologists are trying to study two things। दो चीजें हैं जिसे इकोलॉजिस्ट स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज तो इस वास्ट एरिया में they are trying to study the distribution of flora and fauna। वो फ्लोरा और फाउना का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, किस रीजन में कौन सा जानवर मिलता है, किस रीजन में किस टाइप के प्लांट स्पीशीज मिलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड सेकेंडली दे आर ट्राइंग टू स्टडी द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अभी हम लोग आगे बात करेंगे, आप लोग जानते ही होंगे हर ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी नेसेसिटी के लिए, किसी ना किसी नीड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर दूसरी स्पीशी का ऑर्गेनिज्म है तो उसके ऊपर वो जनरली डिपेंडेंट होता है फूड के लिए, और अगर अपनी ही स्पीशी का ऑर्गेनिज्म है
और दूसरे जेंडर का ऑर्गेनिज्म है तो उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होता है रिप्रोडक्शन के लिए। एनिमल्स की दो मेजर नेसेसिटीज होती हैं। वी हैव द एनिमल्स हैव द नेसेसिटी ऑफ फूड एंड एनिमल्स हैव द नेसेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। और इस रीजन की वजह से एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एनिमल्स के बीच में इंटर रिलेशनशिप्स होती हैं। तो इकोलॉजिस्ट पूरे के पूरे बायोस्फीयर को स्टडी करना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस पूरे के पूरे बायोस्फीयर में वो दो चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज जिसे वो समझने की कोशिश कर रहे हैं इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, और दूसरी चीज जिसे वो समझने की कोशिश कर रहे हैं इज द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। तो जब बायोस्फीयर को स्टडी किया जा रहा है, इतने वास्ट एरिया को स्टडी किया जा रहा है, तो इन द स्टडी और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोस्फीयर what are they trying to do or what are they trying to study? First, they are trying to study the distribution of flora and fauna, and second thing that they are trying to study is interrelationships between organisms. These are the two things that they are trying to study as of now. इसी को हम लोग इकोलॉजिकल एजेंडा या इकोलॉजिकल मोटिव बुलाते हैं। इस समय इकोलॉजिस्ट का क्या एजेंडा है या उनका क्या मोटिव है। हो सकता है आज से 50 साल बाद जब वो ये स्टडी कंप्लीट कर लेंगे तो उनका एजेंडा चेंज हो जाएगा, उनका मोटिव चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये एजेंडा है, ये मोटिव है। अब गाइस, बायोस्फीयर इतना बड़ा रीजन है कि अभी तक ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग बायोस्फीयर को पूरी तरीके से स्टडी कर सके। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी द बायोस्फीयर कंप्लीटली, क्योंकि इतना वास्ट रीजन है। इसीलिए आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक, एनिमल प्लैनेट, अब ये सब चैनल्स देखने शुरू कर दो। इन सारे के सारे चैनल्स पे देखा भी होगा कि गाइस ऑलमोस्ट हर साल हम लोग 1 मिलियन के करीब स्पीशीज जो है वो डिस्कवर कर रहे हैं। अभी तक अर्थ के ऊपर इतनी सारी स्पीशीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की कि हम लोग सारी की सारी स्पीशीज डिस्कवर भी नहीं कर पाए हैं। हम समझ भी नहीं पाए हैं कि अभी तक कितनी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज जो हैं वो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। तो अभी तो इकोलॉजिस्ट जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीशीज को ढूंढेंगे, उनकी लोकेशंस का पता लगाएंगे, फिर उन लोकेशंस को स्टडी करके उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप्स डेवलप करेंगे। तो अभी तो यही जो इकोलॉजिकल एजेंडा है, इसी को पूरा होने में बहुत साल लगेंगे। इट विल टेक डेकेड्स, मे बी सेंचुरीज। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ इकोलॉजिस्ट यही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गाइस, अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि बायोस्फीयर पूरा का पूरा ह्यूमनली या पूरा का पूरा कवर करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू रीच ईच एंड एवरी प्लेस विद इन द बायोस्फीयर। तो इसके लिए इकोलॉजिस्ट ने क्या किया है, अब ध्यान से समझिएगा। जब हमारे पास कोई बहुत बड़ी चीज होती है, कोई बहुत ही वास्ट पीस ऑफ नॉलेज होता है, और हमारे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता है कि हम उस वास्ट पीस ऑफ नॉलेज को कवर कर सकें, तो हम लोग एक सिंपल सा काम करते हैं। जो वो वास्ट पीस होता है, उस वास्ट पीस को हम बहुत ही छोटे छोटे ब्लॉक्स में या बहुत ही छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड कर लेते हैं। और हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, उस पूरे बड़े रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी ना करके हम छोटे रीजन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं। और जब छोटे रीजन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग स्टडी कर लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरलाइज कर देते हैं। वी जनरलाइज। अब इसके मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं।
अब ध्यान से बात को समझिए। हम लोग एक सब्जेक्ट उठाते हैं मैथ्स। अब ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कुछ लोगों का ना फेवरेट सब्जेक्ट होता है, उनमें से मैं एक इंसान। और कुछ लोगों को ये सब्जेक्ट कतई पसंद नहीं होता, मतलब एक्सट्रीम्स ही होते हैं मैथ्स में। मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो ये कहे कि हाँ मैथ्स अबव एवरेज है, ठीक है, अच्छा भी है, बहुत अच्छा भी नहीं है। या तो इंसान कहेगा 10% लोग कहेंगे यार मैथ्स तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और 90% लोग कहेंगे यही तो एक सब्जेक्ट था जो आज तक पल्ले नहीं पड़ा है ना। अब गाइस मैथ्स में आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोई टॉपिक उठा लीजिए, से आपने टॉपिक उठा लिया एवरेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक टॉपिक के ऊपर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। क्या किसी भी ह्यूमन के लिए यह पॉसिबल है कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले? नहीं, हम नहीं कर सकते सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक बेसिक आइडिया आ जाता है, और उसी बेसिक आइडिया के थ्रू हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, आगे के क्वेश्चंस को उसी लॉजिक के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली यही काम इकोलॉजिस्ट्स ने किया है। बायोस्फीयर बहुत बड़ा है, बायोस्फीयर मैथ्स का एक टॉपिक है। उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि बायोस्फीयर के हर रीजन को वो एक्सप्लोर कर सके, इसीलिए उन्होंने क्या किया, बायोस्फीयर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उन छोटे छोटे पार्ट्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। और इन छोटे छोटे पार्ट्स की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिली, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्होंने इसी टाइप के और पार्ट्स में जनरलाइज कर दिया। दिस इज व्हाट द इकोलॉजिस्ट्स हैव डन। जैसे फॉर एग्जांपल, अब यही तो एक मैथमेटिकल एग्जांपल हुआ, मतलब एकेडमिक एग्जांपल हुआ, एक नॉन एकेडमिक प्रैक्टिकल एग्जांपल। अगर समझ लीजिए कोई इंसान है जो से ध्येय आईएएस को समझना चाहता है। ध्येय आईएएस is a large organization, big organization having many branches, thousands and thousands of students. उसको ये पता लगाना है, से वो इंसान इलाहाबाद में है लेकिन उसे ये पता लगाना है कि ध्येय आईएएस दिल्ली में क्लासेस कैसे होती हैं। तो अगर वो इलाहाबाद की क्लास को देख लेगा तो क्या उसके दिमाग में एक बेसिक आइडिया नहीं बैठ जाएगा कि अगर इलाहाबाद की क्लासेस ऐसी होती हैं तो दिल्ली की भी क्लासेस कुछ ऐसी ही होती होंगी। एग्जैक्टली। अगर हम मैथ्स में एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हमारे दिमाग में बेसिक आइडिया नहीं बैठ जाता है कि उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? यही काम इकोलॉजिस्ट्स ने भी किया है। The same thing has been done by ecologists. इकोलॉजिस्ट्स ने बायोस्फीयर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है और हर पार्ट के कम से कम एक टाइप को स्टडी कर लिया है, और उस टाइप को स्टडी करने के बाद उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरलाइज कर दिया है। अब जब बायोस्फीयर को स्टडी किया है इकोलॉजिस्ट्स ने, तो उन लोगों ने बायोस्फीयर को सब डिवाइड किया है इनटू सर्टेन बेसिक पार्ट्स। ये जो पार्ट्स हैं बायोस्फीयर के जिसमें इन्होंने सब डिवाइड किया है, दे आर फॉरेस्ट्स, they are grasslands, they are deserts, they are oceans, they are rivers, they are ponds and lakes। 6 चीजें हैं, 3 लैंड पे हैं, 3 वाटर में हैं। लैंड पे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं। वाटर में ओशंस हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स और लेक्स हैं। ये 6 बेसिक टाइप की एंटिटीज हैं इकोलॉजिस्ट के हिसाब से, जो क्या बनाती हैं, जो पूरा का पूरा बायोस्फीयर बनाती है। बायोस्फीयर में मिलियंस ऑफ फॉरेस्ट्स हैं, मिलियंस ऑफ ग्रासलैंड्स हैं, मिलियंस ऑफ डेजर्ट्स हैं, मिलियंस ऑफ ओशंस हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, इतने हैं नहीं, मिलियंस ऑफ रिवर्स हैं, मिलियंस ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स हैं। इन सारी की सारी चीजों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, तो बायोस्फीयर बन जाएगा। अब ये जो बेसिक
यूनिट्स हैं, इनमें जो इकोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक फॉरेस्ट को स्टडी कर लिया तो उन्हें एक आइडिया मिल गया बस कि हाँ वर्ल्ड ओवर जितने भी फॉरेस्ट्स हैं उसमें इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होंगे और इस टाइप की रिलेशनशिप्स उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में होंगी। बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं होगा। अगर समझ लीजिए वो इंडिया में एक फॉरेस्ट को स्टडी करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ब्राजील के जो फॉरेस्ट हैं वो एग्जैक्टली सेम स्पीशीज दिखाएं, लेकिन सिमिलैरिटीज तो होंगी ना। इसी तरीके से वो साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड्स को स्टडी करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि यूरेशिया के ग्रासलैंड्स भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएं, लेकिन सिमिलैरिटीज तो होंगी। तो उन्होंने क्या किया, ये जो फॉरेस्ट्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ओशंस हैं, लेक्स, पॉन्ड्स हैं और रिवर्स हैं, इन्हें स्टडी करना स्टार्ट किया। एक पर्टिकुलर एंटिटी की कंप्लीट स्टडी करी और फिर ये जनरलाइज कर दिया कि बाकी जितने भी फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एक्सेट्रा हैं उनमें भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती होंगी। अभी तक हमारी इकोलॉजी की स्टडी गाइस सिर्फ यहीं तक पहुंच पाई। अब ये जो फंक्शनल यूनिट्स हैं, ये जो 6 फंक्शनल यूनिट्स हैं, ये जो 6 रीजन्स हैं, जिस टाइप के रीजन्स हमें बायोस्फीयर में मिलते हैं, इन्हीं रीजन्स को गाइस हम लोग बुलाते हैं इकोसिस्टम्स। तो मैं बार बार क्या कह रहा हूं, बायोस्फीयर को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है ना छोटे यूनिट्स में स्टडी करने के लिए। तो कितने टाइप के छोटे यूनिट्स में बायोस्फीयर को डिवाइड किया गया है? 6 टाइप के छोटे यूनिट्स में बायोस्फीयर को डिवाइड किया गया है। और ये जो 6 टाइप के छोटे यूनिट्स हैं जो बायोस्फीयर को बनाते हैं, इन्हीं 6 टाइप के छोटे यूनिट्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? इकोसिस्टम्स बुलाते हैं। इसमें इस तरीके से समझ लीजिए, अगर मैं एक एनालॉजी दूं आप लोग समझ जाएंगे। जैसे भाई लाइफ साइंसेस पढ़े होंगे अभी आप लोगों ने बायो में, बायोस्फीयर है ह्यूमन बॉडी और ये जो इकोसिस्टम्स हैं ये हैं हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स लाइक द सर्कुलेटरी सिस्टम, द एक्सक्रीटरी सिस्टम, एटसेट्रा, द नर्वस सिस्टम, एटसेट्रा एटसेट्रा। नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? ह्यूमन बॉडी बन जाएगा। ऐसे ही इन सारे के सारे 6 के 6 डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स को अगर मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? बायोस्फीयर बन जाएगा। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब एक बात सोचिए, जिस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम मेरे में चल रहा है उसी तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम बाकी ह्यूमंस में भी चल रहा है ना। तो क्या डॉक्टर्स के लिए जरूरी है कि वो पूरे के पूरे 8 बिलियन लोगों के सर्कुलेटरी सिस्टम को चेक करेगा? नहीं, वो अगर सिर्फ एक इंसान का भी सर्कुलेटरी सिस्टम चेक कर लेता है तो उसे पता लग जाएगा, एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन में प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से इकोलॉजिस्ट अगर एक किसी फॉरेस्ट को स्टडी कर लेंगे तो बेसिक आइडिया उन्हें मिल जाएगा कि फॉरेस्ट में इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इस टाइप की इंटर रिलेशनशिप्स होती हैं। तो अब पहले तो हमें यह समझना है कि इकोलॉजी क्या होती है, दूसरी बात हमें यह समझनी है कि बायोस्फीयर क्या होता है, तीसरी बात हमें यह समझनी है कि बायोस्फीयर की एक्सटेंट क्या होती है, चौथी बात हमें यह समझनी है कि बायोस्फीयर को किस तरीके से स्टडी किया जाता है, इकोलॉजिकल एजेंडा क्या है, और पांचवी बात हमें यह समझनी है कि बायोस्फीयर को इकोसिस्टम्स में डिवाइड क्यों किया गया है। अब गाइस हमारे पास, अभी तक हम लोग बायोस्फीयर पे थे, अब हमारे पास एक नया टर्म आया है विच इज इकोसिस्टम्स। अभी हम लोगों ने ये जो 6 चीजें लिखी हैं ये इकोसिस्टम्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि इकोसिस्टम का एग्जांपल दीजिए तो आप कहेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एग्जांपल है, ओशन इकोसिस्टम का एग्जांपल है, लेक इकोसिस्टम का एग्जांपल है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन गाइस अब हमें यह समझना है कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन इकोसिस्टम? तो गाइस हम लोग जब इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं, व्हेन वी डिफाइन एन इकोसिस्टम, an ecosystem is defined as, an ecosystem is defined in two ways. ऐसे कर लेते हैं. The first thing says that the ecosystem is the functional unit of the biosphere.
फंक्शनल यूनिट का मतलब है एक ऐसा यूनिट जहां पर सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं। सेकेंडली, जो इजियर डेफिनेशन है इकोसिस्टम की या मोर इलैबोरेट डेफिनेशन है इकोसिस्टम की, वो कहती है इकोसिस्टम इज अ स्पेसिफिक एरिया वेयर multiple species coexist in such a way that the ecological balance is maintained. तो गाइस, जब हम लोग इकोसिस्टम की बात करते हैं, इकोसिस्टम की जो इलैबोरेट डेफिनेशन है वो कहती है इकोसिस्टम एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहां पर मल्टीपल स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, कोएग्जिस्ट करती हैं, और वो इस तरीके से कोएग्जिस्ट करती हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है। अब यहां पर हम लोगों के पास एक टर्म आया, देखिए इकोलॉजी में ना टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, हर जगह आपको एक नया टर्म मिलेगा और आपको उस टर्म का मतलब पता होना होगा। इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, नो स्पीशी एक्सटिंक्ट्स, कोई स्पीशी एक्सटिंक्ट नहीं होती, एंड the population of no species exceeds या grows enormously. दो चीजें होती हैं इकोलॉजिकल बैलेंस में। पहली बात तो कोई स्पीशी एक्सटिंक्ट नहीं होगी अपने आप, और दूसरी बात किसी भी स्पीशी की पॉपुलेशन इनॉर्मसली ग्रो नहीं करेगी। अगर इन दोनों में से कुछ भी इवेंट हो जाता है तो उसी इवेंट को गाइस हम लोग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कहते हैं। दैट इवेंट इज नोन एज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। आप लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर्स में ये टर्म सुना होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ह्यूमंस आर क्रिएटिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमंस की वजह से या तो किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई स्पीशी एक्सटिंक्ट हो रही है, और या फिर किसी पर्टिकुलर स्पीशी की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा इनॉर्मसली बढ़ रही है। इकोलॉजिकल बैलेंस तब होता है, बहुत सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है, जब पॉपुलेशन ना ही ट्रिमेंडसली ग्रो करती है ना ही ट्रिमेंडसली डिक्रीज करती है। अगर ना ही कोई ट्रिमेंडस ग्रोथ ना ही कोई ट्रिमेंडस डिक्रीज है तो इस सिनेरियो को हम लोग क्या बुलाते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस बुलाते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में और भी आगे डिटेल में बात करेंगे। तो गाइस, इकोसिस्टम कौन सा रीजन होता है? इकोसिस्टम वो रीजन होता है जहां पर मल्टीपल स्पीशीज कोएग्जिस्ट करती हैं आपस में, और किसी की भी स्पीशी की जो पॉपुलेशन है ना ही वो बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रही होती है और ना ही वो बहुत ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो रही होती है। ऐसे रीजन को हम लोग इकोसिस्टम बुलाते हैं। तो अब हम लोगों को बायोस्फीयर के बाद क्या कहानी समझनी है, इकोसिस्टम की कहानी समझनी है। क्योंकि हम लोगों की जो मेजर स्टडी बेस्ड होगी दैट विल बी बेस्ड अपॉन इकोसिस्टम ओनली। तो सबसे पहले गाइस, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये पहली चीज है जो हमें पता होनी चाहिए। अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ इंट्रो पे ही हैं इकोलॉजी के। तो गाइस, अभी तक हम लोगों को क्या पता है? अभी तक हम लोगों को पता है, आइए अभी तक की बात रिवाइज करते हैं ताकि पूरी की पूरी बात बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। अभी तक हम लोगों को पता है पहली बात कि अर्थ के ऊपर बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, अर्थ के ऊपर अबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं। वी हैव बोथ
biotic as well as abiotic components. जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उन्हीं की स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, उन्हीं की स्टडी हम लोग ज्योग्राफी में करते हैं। लैंड, वाटर, एयर, ये सारे के सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इन्हीं की स्टडी हम लोग ज्योग्राफी में करते हैं। इसके अलावा बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसे हम लोग टेक्निकली फ्लोरा एंड फाउना कहते हैं। फ्लोरा और फाउना की जो स्टडी है गाइस वो कहां पर की जाती है? फ्लोरा और फाउना की स्टडी की जाती है इकोलॉजी में। तो अगर हमें अर्थ की पूरी नॉलेज चाहिए तो इस नॉलेज के लिए हमें ज्योग्राफी भी चाहिए और ज्योग्राफी के साथ साथ इकोलॉजी भी चाहिए। अब गाइस जब हम लोग इकोलॉजी की बात करते हैं तो इकोलॉजी में अर्थ के जिस एरिया को, जिस रीजन को हम लोग स्टडी करते हैं, उस रीजन को या उस एरिया को हम लोग बायोस्फीयर बुलाते हैं। बायोस्फीयर इज टेक्निकली डिफाइंड एज द एरिया वेयर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव। जहां पर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं उस रीजन को हम लोग बायोस्फीयर बुलाते हैं। एनसीईआरटी से डिफाइन करता है एज अ रीजन वेयर वी हैव इंटरसेक्शन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर। जहां पर भी लैंड, वाटर और एयर का इंटरसेक्शन होता है उस रीजन को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। अब गाइस बायोस्फीयर एक बहुत ही वास्ट एरिया है, इट इज अ ह्यूज एरिया। इकोलॉजिस्ट जो हैं वो बायोस्फीयर को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टडी में इन्होंने अलग अलग स्टेजेस बनाए हैं। इन्हीं स्टेजेस को हम लोग इकोलॉजिकल एजेंडा या इकोलॉजिकल मोटिव्स कहते हैं। हमें अभी इन इकोलॉजिकल एजेंडा और मोटिव्स की स्टेजेस के बारे में नहीं पता लगाना, ये थोड़ी हायर स्टडीज है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि अभी एट प्रेजेंट जो हमारे इकोलॉजिस्ट का एजेंडा है वो क्या है, वो दो चीजों के बारे में पता लगाना है। पहली चीज, they are trying to understand the distribution of organisms across the earth, and second thing, they are trying to understand the interrelationships between organisms in a particular area। एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं इसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में वर्ल्ड ओवर किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो चीजें हैं जिसके बारे में इकोलॉजिस्ट इस समय समझने की कोशिश कर रहे हैं। So this is what we need to understand first. अब गाइस क्या इकोलॉजिस्ट के लिए ये सारी की सारी बातें समझना आसान है? नहीं। मेजरली ड्यू टू द एक्सपेंस ऑफ द बायोस्फीयर। इसके लिए इकोलॉजिस्ट ने क्या किया? बायोस्फीयर को 6 फंक्शनल यूनिट्स में डिवाइड किया, which are forest, grassland, deserts, oceans, rivers and ponds and lakes। पूरा का पूरा बायोस्फीयर गाइस इन्हीं 6 टाइप के रीजन से बना हुआ है। तो क्योंकि रीजन बहुत बड़ा है इसलिए इकोलॉजिस्ट ने क्या सोचा कि ये सारे के सारे रीजन्स में से अगर हम लोग एक यूनिट को भी स्टडी कर लेंगे तो बाकी यूनिट्स की तरफ हम लोग जो हैं वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरलाइज कर सकते हैं। और ये जो 6 फंक्शनल यूनिट्स हैं जिसमें बायोस्फीयर को डिवाइड किया गया है, जिसमें इकोलॉजिस्ट ने बायोस्फीयर को डिवाइड किया है, इन्हीं 6 फंक्शनल यूनिट्स को गाइस हम लोग क्या बुलाते हैं? इकोसिस्टम बुलाते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है इकोसिस्टम की? इकोसिस्टम इज अ रीजन व्हिच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर का फंक्शनल यूनिट है। अब अगर हमें मोर इलैबोरेट या मोर प्रैक्टिकल इजियर डेफिनेशन चाहिए इकोसिस्टम की, तो गाइस इकोसिस्टम एक ऐसा रीजन होता है जिस रीजन में बहुत सारी स्पीशीज साथ में कोएग्जिस्ट करती हैं और कोएग्जिस्टेंस के बावजूद एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। यानी कि जब हम लोग इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं, ये वाला टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे याद रखिएगा। Ecological balance is a state in which the population of a certain species neither increases tremendously nor decreases tremendously।
एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ना ही बहुत तेजी से पॉपुलेशन इंक्रीज करती है और ना ही बहुत तेजी से पॉपुलेशन डिक्रीज करती है। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बुलाते हैं? इकोलॉजिकल बैलेंस। तो आई होप अभी तक यहां तक की कहानी आपको क्लियर है विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजी। अब गाइस, जब इकोलॉजिस्ट्स ने इन सारे के सारे इकोसिस्टम्स को स्टडी किया, अब ध्यान से बात को समझिएगा, अब आगे की कहानी स्टार्ट होती है। एक पार्ट खत्म, अब दूसरा पार्ट शुरू होता है। जब इकोलॉजिस्ट्स ने इन सारे के सारे इकोसिस्टम्स को स्टडी किया, तो इन सारे के सारे इकोसिस्टम्स को स्टडी करने के बाद इकोलॉजिस्ट्स ने ये देखा कि इन सारे के सारे इकोसिस्टम्स में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर इकोसिस्टम में देखने को मिलती है। इन्हीं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके जो इकोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने कुछ लॉस बनाए हैं। लॉ एक ऐसी चीज होती है ना जो आप लोग जानते हैं यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है, हर जगह सेम ही पैटर्न चलते हैं। क्योंकि ये जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल थी, हर टाइप के इकोसिस्टम में एप्लीकेबल थी, इसीलिए इन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके जो हमारे इकोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने कुछ लॉस बनाए और इन्हीं लॉस को हम लोग बुलाते हैं इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो अब ये तो था इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। अब इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी के बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है या जो हमारा सेकंड सेक्शन आता है इकोलॉजी में, दैट इज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अब यहां से हमारा मेन मुद्दा शुरू होता है। सो गाइस, व्हाट आर इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स? फर्स्टली, when we are talking about ecological principles, ecological principles are certain common characteristics which are present in all ecosystems. ये गाइस कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर एक इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती है। So that is what ecological principles are. Now guys, very importantly, when we are talking about ecological principles, the first and the most important ecological principle is energy flow within the ecosystem. जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल प्रिंसिपल है गाइस, दैट इज एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फाउना हो, हर ऑर्गेनिज्म को गाइस सर्वाइवल के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। किसी भी इकोसिस्टम में, चाहे कोई सा भी, एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म तक फ्लो करती है। ये फ्लोइंग तभी होती है जब दूसरा ऑर्गेनिज्म पहले ऑर्गेनिज्म को खा जाता है। अब गाइस, इसी फिनोमिना को, इसी प्रिंसिपल को, इसी लॉ को सबसे पहले स्टडी किया गया, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी, इस बात को जानना कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इकोसिस्टम में सरवाइव करते हैं, और सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। अब गाइस, जब हम लोग एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा, अर्थ पे जितनी भी लाइफ है, ऑल दी लाइफ ऑन अर्थ, सारी की सारी लाइफ के लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज द सन। सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में आती है? सोलर एनर्जी के फॉर्म में आती है। सारी की सारी एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स सन है।
तो किसी भी इकोसिस्टम को सारी की सारी एनर्जी कहां से मिलती है? सन से मिलती है। तो जब हम लोग एनर्जी फ्लो की बात करते हैं तो एनर्जी फ्लो में सबसे पहले कौन आता है? सन आता है। अब गाइस, सन की जो सोलर रेडिएशंस है आप लोग जानते हैं, इन सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि ग्रीन प्लांट्स। तो गाइस, अब जो भी सोलर एनर्जी आती है उस सोलर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कहां होता है या कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स करते हैं। और फिर आप लोग जानते हैं ऑटोट्रॉफ्स इस सोलर एनर्जी के थ्रू कौन सा प्रोसेस अंडरटेक करते हैं? दे अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? फोटोसिंथेसिस में गाइस जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को ये कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, और ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन। ये जो केमिकल इक्वेशन मैंने लिखी है, ये केमिकल इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट कर रही है? फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट कर रही है। आपको इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। आप एक छोटा सा काम कीजिए, सारे के सारे ग्लूकोज के अलावा बाकी तीनों के तीनों एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के आगे आप 6 लगा दीजिए, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। So this is the phenomena that occurs within autotrophs, और इसी फिनोमेना के थ्रू गाइस किसका प्रोडक्शन होता है? ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। इस तरीके से ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? सनलाइट को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के थ्रू फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब गाइस ध्यान से बात को समझिएगा, सन से जितनी भी एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है, whatever energy enters into the atmosphere of the earth, ये हम लोगों ने ज्योग्राफी में भी बात की थी, आपको याद होगा, ऑटोट्रॉफ्स उस एनर्जी का सिर्फ 1% यूटिलाइज करते हैं, और इस 1% को यूटिलाइज करके ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सन से एनर्जी आई, जितनी भी एनर्जी आई उस एनर्जी का 1% ऑटोट्रॉफ्स ने यूटिलाइज कर लिया, और उस 1% को किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो टेक्निकली होता ऐसा है, समझ लीजिए ये कोई फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट है गाइस, तो किसका एग्जाम्पल हो गया? इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। इस फॉरेस्ट के ऊपर जो भी सनलाइट पड़ी, जितने भी यूनिट्स की, इस सनलाइट का 1% किसने यूटिलाइज कर लिया? प्लांट्स ने यूटिलाइज कर लिया, और इस 1% को किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। तो गाइस प्लांट्स ने, अब ध्यान से सुनिए, इस 1% को यूज करके जो ग्लूकोज बनाया है, उस ग्लूकोज को गाइस वी कॉल दी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। इसे हम लोग इकोसिस्टम की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते
हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of glucose that is produced by the autotrophs in the ecosystem. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को गाइस याद रखिएगा, हम लोग ग्रॉस प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्राइमरी या ग्रॉस प्रोडक्टिविटी इज द टोटल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड बाय ऑटोट्रॉफ्स इनटू ग्लूकोज इन द इकोसिस्टम। अब गाइस ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जितनी भी होती है, एनर्जी आ गई इकोसिस्टम में, एनर्जी एंटर कर गई है, एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब ये जितनी भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का 90% जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो खुद कंज्यूम कर लेते हैं। 90% सेल्फ कंजम्पशन होती है। अब गाइस कितना बचा? 10% ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 10% बचा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। गाइस ये जो 10% है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का, इसे हम लोग बुलाते हैं नेट और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ध्यान से बात को समझिए, जो टोटल एनर्जी ऑटोट्रॉफ्स ने प्रोड्यूस की है फ्रॉम सोलर एनर्जी, वो तो क्या है, प्राइमरी या फिर ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। और इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का जो ऑटोट्रॉफ्स हैं उन्होंने कितना कंज्यूम कर लिया है, 90% कंज्यूम कर लिया है। अब रिमेनिंग कितनी है, 10% है। ये जो 10% रेसिडुअल एनर्जी बची है, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, सेकेंडरी या फिर नेट प्रोडक्टिविटी बुलाते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, नेट प्रोडक्टिविटी is 1/10 of gross productivity. नेट प्रोडक्टिविटी गाइस जो है वो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी का सिर्फ 10% होता है। अब ये जो नेट प्रोडक्टिविटी है, यही नेट प्रोडक्टिविटी फर्दर कहां पर ट्रांसमिट हो जाती है, ये नेट प्रोडक्टिविटी ट्रांसमिट हो जाती है इनटू दी हर्बीवोर्स। क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स को, प्लांट्स को तो कौन कंज्यूम करते हैं, हर्बीवोर्स कंज्यूम करते हैं। तो पहले एनर्जी सोलर एनर्जी के फॉर्म में प्लांट्स में आई, जो भी एनर्जी आई उसका 90% प्लांट्स ने कंज्यूम कर लिया, 10% रेसिडुअल रह गया, और ये जो 10% एनर्जी थी ये किसने कंज्यूम कर ली, हर्बीवोर्स ने कंज्यूम कर ली। जब हर्बीवोर्स ने इस 10% एनर्जी को कंज्यूम किया, तो जो भी कंज्यूम्ड एनर्जी है, इस कंज्यूम्ड एनर्जी को वी कॉल सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का 90%, ध्यान से समझिएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का 90% जो हर्बीवोर्स हैं वो सेल्फ कंज्यूम कर लेते हैं। यानी कि हर्बीवोर्स ने जितनी एनर्जी ली होती है ऑटोट्रॉफ्स में से, उस एनर्जी का 90% जो हर्बीवोर्स हैं वो खुद कंज्यूम कर लेते हैं। कितना बचता है, 10%। ये जो 10% बचा है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का, इसी 10% ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को गाइस हम लोग बुलाते हैं टर्शरी प्रोडक्टिविटी।
It is known as tertiary productivity. जो टर्शरी प्रोडक्टिविटी होती है, इसी टर्शरी प्रोडक्टिविटी को हर्बीवोर्स को कंज्यूम करने पे कंज्यूम कर लेते हैं कार्निवोर्स। इस तरीके से गाइस जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट होती है विद इन दी इकोसिस्टम। तो पहले एनर्जी कहां से आई है? सन से आई है। सन से जितनी भी एनर्जी आई है उसका 1% किसने एब्जॉर्ब किया है? प्लांट ने एब्जॉर्ब किया है, ऑटोट्रॉफ्स ने एब्जॉर्ब किया है। जब 1% एब्जॉर्ब किया है तो प्लांट्स ने उस 1% को किस में कन्वर्ट कर दिया है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया है। इस ग्लूकोज में से 90% किसने कंज्यूम कर लिया है? प्लांट्स ने कंज्यूम कर लिया है। 90% जो प्लांट्स ने कंज्यूम किया है, उसके बाद जो रिमेनिंग 10% रह गया है, वो 10% अब किसे मिला है? हर्बीवोर्स को मिला है। जब हर्बीवोर्स ने प्लांट्स कंज्यूम किए हैं, हर्बीवोर्स ने जो भी कंजम्पशन की है, उस कंजम्पशन का 90% हर्बीवोर्स ने खुद कंज्यूम कर लिया है, और जो 90% के बाद 10% बचा है, वो 10% किसे मिल गया है? कार्निवोर्स को मिल गया है, जब कार्निवोर्स ने हर्बीवोर्स को कंज्यूम किया। यानी कि बात को ध्यान से समझना। समझ लीजिएगा 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी है जो सन से आ रही है किसी भी इकोसिस्टम में। वी आर टॉकिंग अबाउट एन इकोसिस्टम। 10,000 जूल्स की एनर्जी है जो किसी भी इकोसिस्टम में आ रही है सन से। प्लांट्स इस एनर्जी में से कितना यूज करेंगे? सिर्फ 1% यूज करेंगे, यानी कि प्लांट्स का कंजम्पशन रहेगा सिर्फ और सिर्फ 100 जूल्स। जो 10,000 जूल्स की एनर्जी सन से आ रही थी, उसका 1% किसने कंज्यूम कर लिया? प्लांट्स ने कंज्यूम कर लिया। प्लांट्स ने 100 जूल्स कंज्यूम किया, यानी कि जिसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। ये 100 जूल्स क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसका ग्लूकोज प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया है। इस 100 जूल्स में से प्लांट्स सेल्फ कंजम्पशन कितने जूल्स की कर लेते हैं? 90 जूल्स की। यानी कि जो हर्बीवोर्स हैं, उन हर्बीवोर्स के पास कितनी एनर्जी पहुंचती है? 10 जूल्स की एनर्जी पहुंचती है। इट इज ओनली 10 जूल्स दैट दी हर्बीवोर्स गेट। ये जो 10 जूल्स की एनर्जी हर्बीवोर्स के पास पहुंचती है, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब इस 10 जूल्स में से जो हर्बीवोर्स हैं, वो कितना कंज्यूम कर लेते हैं? 9 जूल्स कंज्यूम कर लेते हैं। और फाइनली कार्निवोर्स के पास कितनी एनर्जी पहुंचती है? जो भी रिमेनिंग 1 जूल होता है, वो कार्निवोर्स के पास पहुंच जाता है। और ये कार्निवोर्स के पास जितनी एनर्जी पहुंचती है, इसी को हम लोग बुलाते हैं टर्शरी प्रोडक्टिविटी। दिस इज टर्शरी प्रोडक्टिविटी। इस तरीके से एनर्जी का फ्लो किसी भी इकोसिस्टम में चलता है। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, अगर किसी भी इकोसिस्टम में, ध्यान से समझिएगा, हम लोग एनर्जी कंजम्पशन के बारे में बात करते हैं या एनर्जी फ्लो के बारे में बात करते हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स तक अगर 100 जूल्स ऑफ एनर्जी का फ्लो होता है, तो हर्बीवोर्स तक सिर्फ 10 जूल्स ऑफ एनर्जी का फ्लो होता है, और कार्निवोर्स तक सिर्फ 1 जूल ऑफ एनर्जी का फ्लो होता है। इन सिंपल वर्ड्स, एनर्जी फ्लो within the ecosystem is in the ratio of 1:10
is to 100 with respect to carnivores, herbivores and autotrophs. ये रेशियो रहता है एनर्जी फ्लो का किसी भी इकोसिस्टम में। ये यूनिवर्सल है और जो चीज यूनिवर्सल होती है उसी को हम लोग लॉ बुलाते हैं। तो ऑलमोस्ट आप सभी लोग जानते होंगे इसी रेशियो को गाइस हम लोग क्या बुलाते हैं? वी कॉल दिस रेशियो एज द 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो विद इन एन इकोसिस्टम। ऑटोट्रॉफ्स की सिर्फ 10% एनर्जी हर्बीवोर्स को मिलती है, हर्बीवोर्स की सिर्फ 10% एनर्जी कार्निवोर्स को मिलती है। इस तरीके से एनर्जी फ्लो होती चली जाती है विद इन द इकोसिस्टम। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने क्या बातचीत करी? हम लोगों ने ये बातचीत करी कि इकोसिस्टम्स का जब एनालिसिस किया इकोलॉजिस्ट्स ने, तो इकोलॉजिस्ट ने ये देखा कि इकोसिस्टम्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो हर जगह कॉमन है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिवर्सल होती हैं, उन्हीं के थ्रू क्या बन जाते हैं? उन्हीं के थ्रू लॉ बन जाते हैं। इन्हीं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू जो इकोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने कुछ लॉज बनाए। इन्हीं लॉज को हम लोग बुलाते हैं इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। जब हम लोग इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो जो पहला इकोलॉजिकल प्रिंसिपल हमारे पास आता है दैट इज रिलेटेड विद एनर्जी फ्लो विद इन द इकोसिस्टम। व्हेन वी टॉक अबाउट द एनर्जी फ्लो विद इन द इकोसिस्टम, सन से एनर्जी ऑटोट्रॉफ्स में ट्रांसफर होती है, ऑटोट्रॉफ से एनर्जी हर्बीवोर्स में ट्रांसफर होती है, हर्बीवोर्स से एनर्जी कार्निवोर्स में ट्रांसफर होती है। और ये वाली बात यूनिवर्सली देखी गई कि गाइस ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स टू हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स, इट इज इन द रेशियो ऑफ 100:10:1। और इसी रेशियो को हम लोग क्या बुलाते हैं? इसी रेशियो को हम लोग 10% लॉ बुलाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट इकोलॉजिकल प्रिंसिपल दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो आई होप 10% लॉ सबको क्लियर है। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है ये भी सबको क्लियर है। अब गाइस आफ्टर द 10% लॉ या फ्रॉम द 10% लॉ, इकोलॉजिस्ट्स ने एक कॉन्सेप्ट बनाया। अब ध्यान से समझिएगा। From the 10% law comes a concept which is known as the concept of food chain. 10% लॉ को इलिस्ट्रेट करने के लिए, 10% लॉ को अच्छी तरीके से समझाने के लिए जो भी इकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट of the food chain. Now guys, when we talk about a food chain, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि food chain होती क्या है। Food chain is simply a flow chart representation. ये एक flow chart representation होता है with species names, जिसमें हम लोग स्पीशी के नेम्स को बताते हैं या स्पीशी के नेम्स को लिखते हैं, दैट डिपिक्ट्स द 10% लॉ। और ये फ्लो चार्ट गाइस स्पीशीज के नेम्स के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या डिपिक्ट करता है? जो 10% लॉ जिसकी अभी हम लोगों ने बातचीत करी उसे डिपिक्ट करता है। इन सिंपल वर्ड्स इसे हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं, food chain is simply an example depicting 10% law. ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो किसे डिपिक्ट कर रहा है?
जो 10% लॉ को डिपिक्ट कर रहा है, दैट्स इट। इससे ज्यादा फूड चेन और कुछ नहीं है। एक फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन है स्पीशी नेम्स के साथ, जो किसे डिपिक्ट कर रही है, जो 10% लॉ को डिपिक्ट कर रही है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब गाइस, जब हम लोग फूड चेन की बात करते हैं, अब ध्यान से समझिएगा, जब इकोलॉजिस्ट्स ने फूड चेन स्टडी करी, तो फूड चेन्स की स्टडी में दे फाउंड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड चेन्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर। दो अलग अलग टाइप की फूड चेन्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करती है। The first type of food chains, the common type of food chains, जो ज्यादा कॉमन है, ये आपको पता होना चाहिए, are known as grazing food chains। जो कॉमन टाइप की फूड चेन्स हैं गाइस, उन फूड चेन्स को हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन्स कहते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन्स गाइस वो फूड चेन्स होती हैं जो ऑटोट्रॉफ्स से इनिशिएट होती है। पहली बात तो एक बात याद रखिएगा, हम कभी भी फूड चेन्स में सन को इंक्लूड नहीं करते हैं। फूड चेन ओनली इंक्लूड्स द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स में आप लोग जानते ही हैं, एनर्जी का फ्लो कहां से शुरू होता है, एनर्जी का फ्लो ऑटोट्रॉफ से शुरू होता है। तो पहले टाइप की फूड चेन हमारे पास ग्रेजिंग फूड चेन्स होती हैं, जो ऑटोट्रॉफ से शुरू होती हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ फूड चेन्स दैट वी हैव, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर नोन एज डेट्रिटस फूड चेन्स। इन्हें गाइस हम लोग डेट्रिटस फूड चेन्स बुलाते हैं। डेट्रिटस फूड चेन्स वो फूड चेन्स होती हैं जो डेड मैटर से इनिशिएट होती है। ये ऑटोट्रॉफ से इनिशिएट नहीं होती हैं, ये डेड मैटर से इनिशिएट करती हैं। ऐसी फूड चेन्स को वी कॉल दी डेट्रिटस फूड चेन्स। तो पहली बात, फूड चेन्स हैं क्या? फूड चेन्स फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन है, जो किस चीज को डिपिक्ट कर रही हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी को डिपिक्ट कर रही हैं विद इन दी इकोसिस्टम। और यहां पर हम लोग स्पीशीज के नाम को भी यूज कर रहे हैं। ये तो पहली बात। दूसरी बात, ऐसा देखा गया है नेचर में, ऐसा देखा गया है इकोसिस्टम में कि हम लोगों के पास दो टाइप की फूड चेन्स होती हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। The first type of food chains are what we call grazing food chains, and the second type of food chains are what we call detritus food chains। जो ग्रेजिंग फूड चेन्स होती हैं वो ऑटोट्रॉफ से स्टार्ट होती हैं, ज्यादा कॉमन होती हैं। जो डेट्रिटस फूड चेन्स होती हैं वो डेड मैटर से स्टार्ट होती हैं, इतनी ज्यादा कॉमन नहीं होती है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब गाइस, हम दोनों के दोनों फूड चेन्स के एग्जांपल्स लेते हैं। अब गांठ बांध लेना, मेरे को सिर्फ एक ही फूड चेन का एग्जाम्पल आता है। मैंने बचपन से सिर्फ एक ही फूड चेन का एग्जाम्पल रटा है, उसके अलावा मुझे कोई फूड चेन का एग्जाम्पल नहीं आता ग्रेजिंग फूड चेन्स में। जितनी बार मैं ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल लूंगा, मैं हमेशा एक ही एग्जाम्पल लूंगा। और टेक्निकली ये मैंने इसलिए रटा है क्योंकि ये एक ऐसी फूड चेन है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। The food chain, the grazing example of grazing food chain, आप लोगों ने भी ये पढ़ा होगा, is grass. Grass is an autotroph. Grass is consumed by grasshopper. Grasshopper is consumed by frog. Frog is consumed by snake. And snake is consumed by eagle. कुल मिला के कितने ऑर्गेनिजम्स हैं इस फूड चेन में? कुल मिला के वी हैव 5 डिफरेंट स्पीशीज which are present in this food chain। बहुत ही कम ऐसी फूड चेन्स हैं
जिसमें हम लोगों को 5 स्पीशीज मिल जाती है, जनरली 3 या 4 ही मिलती है। जितने ज्यादा स्पीशीज लिखोगे आपकी फूड चेन उतनी ज्यादा प्रोफाउंड लगेगी। इसी वजह से मैंने इस फूड चेन को सिलेक्ट किया है। तो ये तो एग्जाम्पल है गाइस कौन सी टाइप की फूड चेन का, ग्रेजिंग फूड चेन का। ये फूड चेन कहां से इनिशिएट हो रही है, ये फूड चेन ऑटोट्रॉफ से इनिशिएट हो रही है। अब गाइस हमारे पास आती है डेट्रिटस फूड चेन। अब डेट्रिटस फूड चेन गाइस फर्दर, जैसा कि हमें पता है डेट्रिटस फूड चेन वो फूड चेन होती है जो डेड मैटर से इनिशिएट करती है, राइट। अब गाइस जो डेट्रिटस फूड चेन है वो फर्दर 2 टाइप की होती है, ये सब बातें याद रखिएगा। द फर्स्ट टाइप ऑफ डेट्रिटस फूड चेन is what we call floral detritus food chain, and the second type of food chain is what we call the faunal detritus food chain। तो 2 टाइप की हैं, एक जो डेड प्लांट मैटर से ओरिजिनेट हो रही है, एक जो डेड एनिमल मैटर से ओरिजिनेट हो रही है। Now guys, when we talk about the floral detritus food chain, तो guys floral detritus food chain का एग्जाम्पल बनता है डेड लीव्स। जो डेड और ड्राइड लीव्स होती है, इन डेड और ड्राइड लीव्स को कंज्यूम करते हैं एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स विच आर नोन एज वुडवर्म्स। वुडवर्म्स नाम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्हें कंज्यूम करते हैं, और इन वुडवर्म्स को कंज्यूम करती हैं स्पैरोज। सो दिस इज अ फूड चेन which originates or initiates from dead matter। 3 स्पीशीज हैं, ड्राइड या डेड लीव्स हैं, ये एक्चुअली में डेड मैटर है, इसे हम लोग स्पीशीज में काउंट नहीं करेंगे। फिर हमारे पास एक टाइप के इंसेक्ट्स हैं जिन्हें हम लोग वुडवर्म्स बुलाते हैं। वुडवर्म्स जो हैं वो डेड लीव्स को कंज्यूम करते हैं, और स्पैरोज जो हैं वो वुडवर्म्स को कंज्यूम करती हैं। डेट्रिटस फूड चेन्स रेयर होती हैं, उतनी कॉमन बिल्कुल नहीं होती हैं जितनी ग्रेजिंग फूड चेन्स होती हैं। अब गाइस हमारे पास नेक्स्ट टाइप की फूड चेन्स आती हैं विच आर नोन एज फाउनल डेट्रिटस फूड चेन्स। जब हम लोग फाउनल डेट्रिटस फूड चेन्स की बात करते हैं तो गाइस फाउनल डेट्रिटस फूड चेन्स में हम लोगों के पास सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आता है। वी हैव डेड एनिमल मैटर, ध्यान से समझिएगा, और इस डेड एनिमल मैटर को कंज्यूम करते हैं एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स विच आर नोन एज स्कैवेंजर्स। सिर्फ 2 ही स्पीशीज है, इसमें से एक तो स्पीशी है ही नहीं, सिर्फ एक ही स्पीशी है, दैट इज स्कैवेंजर्स, क्योंकि बाकी तो डेड मैटर है। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं आप लोगों ने सुना होगा। स्कैवेंजर्स आर कार्निवोर्स दैट डू नॉट hunt but eat the leftover prey of other carnivores। स्कैवेंजर्स ऐसे कार्निवोर्स होते हैं जो खुद हंटिंग नहीं करते, they do not hunt themselves but they generally eat the leftover of other carnivores। ये बाकी कार्निवोर्स का लेफ्ट ओवर खाते हैं। इसमें हमारे पास स्कैवेंजर्स के केस में
हम लोगों के पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल when we talk about birds, जब हम लोग birds की बात करते हैं, one of the most important scavengers are vultures. गिद्ध scavengers होते हैं, खुद अपना हंट नहीं करते हैं, जो डेड मैटर होता है उसके ऊपर फीड करते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पर, जैसे हाईवे एक्सेट्रा पे ना एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, डॉग्स एक्सेट्रा होते हैं, वो गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं और उनका डेड मैटर जब रोड पे पड़ा होता है तो आप लोग जनरली देखेंगे कि जो वल्चर्स हैं वो उस डेड मैटर पे फीड कर रहे होते हैं। वल्चर्स के साथ साथ अब आप लोगों के दिमाग में खुद ही आ गया होगा, यस बिल्कुल सही आया है कि सर हमने वल्चर्स को तो जनरली नहीं देखा, लेकिन क्रोस को देखा है उस डेड मैटर के ऊपर फीड करते हुए। क्रोस और वल्चर्स दोनों स्कैवेंजर्स हैं। जब ये डेड मैटर के ऊपर फीड करते हैं तो गाइस ये कौन सी फूड चेन का पार्ट बन जाते हैं? ये एक फाउनल डेट्रिटस फूड चेन का पार्ट बन जाते हैं। इसके अलावा गाइस अगर हम लोग लार्जर कार्निवोर्स में, अगर हम लोग एनिमल्स में देखते हैं, then one of the most important scavenger that is present in forests are known as hyenas. hyenas जो होते हैं, they are scavengers in the forests. मुझे पता नहीं है कि hyenas को हिंदी में क्या कहते हैं, शायद लकड़बग्गा कहते हैं। स्पॉटेड होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस और स्ट्रॉन्ग होता है, दैट इज अगेन अ स्कैवेंजर। जनरली लायंस और टाइगर्स की जो लेफ्ट ओवर किल्स हैं, उन लेफ्ट ओवर किल्स को ये खाते हैं। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ स्कैवेंजर्स। तो गाइज ये हमारे टाइप्स ऑफ फूड चेन्स हैं और उनके एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो गाइस फूड चेन में बेसिकली क्या होता है? एक फ्लो चार्ट होता है। वी हैव अ फ्लो चार्ट। ये जो फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट स्पीशीज के नेम्स के साथ होता है और इस फ्लो चार्ट में इकोसिस्टम का जो एनर्जी फ्लो है वो डिपिक्ट किया गया होता है। एनर्जी फ्लो के साथ साथ यहां पर 10% लॉ भी डिपिक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ ट्रांसफर होती है, वैसे वैसे क्या होता चला जाता है, जो फर्दर ऑर्गेनिज्म है उसे प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से सिर्फ और सिर्फ 10% ही एनर्जी मिलती है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, एंड व्हाट इज अ फूड चेन। इसके बाद गाइस वी कम टू टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। जब हम लोग टाइप्स ऑफ फूड चेन्स की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ फूड चेन्स में गाइस हम लोगों के पास दो टाइप की फूड चेन्स आती हैं। वी हैव ग्रेजिंग फूड चेन्स, वी हैव डेट्रिटस फूड चेन्स। ग्रेजिंग फूड चेन्स वो फूड चेन्स होती हैं जो ऑटोट्रॉफ से स्टार्ट होती हैं। डेट्रिटस फूड चेन्स वो फूड चेन्स होती हैं जो डेड मैटर से स्टार्ट होती हैं। जब हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन्स की बात करते हैं, गाइस ग्रेजिंग फूड चेन्स आर वेरी कॉमन। ग्रेजिंग फूड चेन्स बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं। हमारे नेचर में ऑलमोस्ट 99% फूड चेन्स जो हैं वो ग्रेजिंग हैं। सिर्फ 1% फूड चेन्स ऐसी हैं जो डेट्रिटस हैं। So majorly we have grazing food chains, we do not have detritus food chains. So this is what we need to understand. यहां पर गाइस जब हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल ले रहे हैं तो हमने ग्रास हॉपर, फ्रॉग स्नेक और ईगल का एग्जांपल लिया है। जब हम लोग डेट्रिटस फूड चेन का एग्जांपल ले रहे हैं तो गाइस डेट्रिटस फूड चेन में वी फर्दर हैव टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज द फ्लोरल डेट्रिटस फूड चेन जो डेड लीफ से स्टार्ट होती है, और सेकेंडली वी हैव द फाउनल डेट्रिटस फूड चेन जो डेड एनिमल मैटर से स्टार्ट होती है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट फूड चेन्स। अब गाइस जब हम लोग डेट्रिटस फूड चेन्स की बात करते हैं तो डेट्रिटस फूड चेन्स में हम लोगों के पास
जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड मैटर को कंज्यूम करते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को वी कॉल डेट्रीवोर्स। जैसे जो वुडवर्म्स हैं जो डेड लीव्स को कंज्यूम कर रहे हैं, गाइस इन ऑर्गेनिजम्स को जो डेड मैटर को कंज्यूम करते हैं, इन्हें हम लोग टेक्निकली क्या बुलाते हैं? इन्हें हम लोग डेट्रीवोर्स बुलाते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स डेट्रीवोर्स को कंज्यूम करते हैं, इनको हम लोग बुलाते हैं, जैसे जो वुडवर्म्स हैं जो डेड लीव्स को कंज्यूम कर रहे हैं, गाइस इन ऑर्गेनिजम्स को जो डेड मैटर को कंज्यूम करते हैं, इन्हें हम लोग टेक्निकली क्या बुलाते हैं? इन्हें हम लोग डेट्रीवोर्स बुलाते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स डेट्रीवोर्स को कंज्यूम करते हैं, इनको हम लोग बुलाते हैं डेट्रीवोरस कार्निवोर्स। These are detrivorous carnivores। तो कहीं पर भी अगर आपको ये वर्ड्स मिले तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। When we talk about detrivores, detrivores are the organisms which are consuming dead matter, and when we are talking about detrivorous carnivores, these are the organisms which are consuming the detrivores। Scavengers guys किसका एग्जाम्पल है? ध्यान से सोचिएगा, स्कैवेंजर्स डेट्रीवोर्स का ही एग्जाम्पल है। तो जो डेट्रीवोर्स, आप लोग इस तरीके से कह सकते हैं, जो डेट्रीवोर्स एनिमल मैटर के ऊपर फीड करते हैं, उन डेट्रीवोर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? उन डेट्रीवोर्स को हम लोग स्कैवेंजर्स बुलाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब गाइस इसी तरीके से जो हमारी ग्रेजिंग फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें से आपको पता ही है, जो लोएस्ट लेवल पे हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स को जो कंज्यूम कर रहे हैं वो हर्बीवोर्स हैं। जनरली, अब ध्यान से समझिएगा, हर्बीवोर्स को जो कंज्यूम कर रहे होंगे वो ओमनीवोर्स होंगे। ओमनीवोर्स कौन होते हैं? जो दोनों के दोनों वेज और नॉन वेज फूड को खा लेते हैं। जैसे ह्यूमंस आर टेक्निकली ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स को जो कंज्यूम करेंगे वो लोअर कार्निवोर्स होंगे, और लोअर कार्निवोर्स को जो कंज्यूम करेंगे वो हायर कार्निवोर्स। 5 से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स नहीं हो सकते ग्रेजिंग फूड चेन में, हमेशा यही होता है। We have autotrophs, we have herbivores, we have omnivores, we have lower carnivores, we have higher carnivores। अब जब भी हम लोग फूड चेन की बात करते हैं, फूड चेन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितनी भी स्पीशीज होती हैं, जैसे इस फूड चेन में गाइस कितने ऑर्गेनिजम्स हैं? कितनी स्पीशीज हैं? 5 ऑर्गेनिजम्स हैं, 5 स्पीशीज हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को या स्पीशीज को गाइस वी कॉल द ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ द फूड चेन। इन्हें हम लोग फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल्स बुलाते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल और कुछ नहीं होता है, ट्रॉफिक लेवल इज सिंपली द नंबर ऑफ स्पीशीज व्हिच आर प्रेजेंट इन द फूड चेन। फूड चेन में जो भी स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम लोग ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। जैसे इस फूड चेन में ये जो हम लोगों ने ग्रेजिंग फूड चेन बनाई है, कितने ट्रॉफिक लेवल्स हैं? 5 ट्रॉफिक लेवल्स। जो हम लोगों ने फ्लोरल डेट्रिटस फूड चेन बनाई है, उसमें कितने ट्रॉफिक लेवल्स हैं? उसमें 3 ट्रॉफिक लेवल्स हैं। और जो हमने फाउनल डेट्रिटस फूड चेन बनाई है, उसमें कितने ट्रॉफिक लेवल्स हैं? 2 ट्रॉफिक लेवल्स हैं। तो जितनी भी स्पीशीज हैं, डेड मैटर को इंक्लूड करते हुए, हालांकि डेड मैटर स्पीशीज नहीं होता है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स या डेड मैटर है जो उस फूड चेन में बिलोंग करते हैं, गाइस उन्हें हम लोग टेक्निकली क्या बुलाते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स बुलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को फूड चेन्स के बारे में इतनी बात पता होनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी नीड टू नो अबाउट फूड चेन्स। अब गाइस हम लोगों के पास फूड चेन से रिलेटेड भी
कुछ फर्दर लॉस होते हैं. नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट लॉज दैट आर रिलेटेड विद फूड चेन्स. अब हम फूड चेन से रिलेटेड लॉस के बारे में बात कर रहे हैं. तो गाइस, जैसा कि अभी हम लोगों ने बातचीत करी, फूड चेन्स किसे डिपिक्ट करती हैं? फूड चेन्स डिपिक्ट दी 10% लॉ. अब थोड़ी बात ना जरा इस 10% लॉ के बारे में ही करते हैं. प्लीज रिमेंबर, अब ध्यान से समझिए गाइस. अगर हम लोग 10% लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम लोग एक फूड चेन ले लेते हैं, एक छोटी सी फूड चेन ले लेते हैं. वी टेक अ स्मॉल फूड चेन, ओनली 3 ट्रॉफिक लेवल्स. We take grass, we take deer, we take tiger. ये एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही सिंपल सी ग्रेजिंग फूड चेन है, राइट? अब गाइस एक बात सोचिएगा, अगर हम लोग 10% लॉ की बात करते हैं, तो 10% लॉ, प्लीज रिमेंबर, इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, इज ऑलवेज पर ऑर्गेनिज्म. ये पर ऑर्गेनिज्म होता है. पर ऑर्गेनिज्म मतलब एक ग्रास में जितनी एनर्जी है उसका 10% किसके पास जाएगा? डियर के पास जाएगा. और एक डियर के पास जितनी एनर्जी है उसका 10% किसके पास जाएगा? लायन के पास जाएगा. तो एक ऑर्गेनिज्म में जितनी एनर्जी होती है उसका 10% किस में चला जाता है? नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म में चला जाता है. तो गाइज, ये जो 10% लॉ चलता है, ये 10% लॉ पर ऑर्गेनिज्म चलता है. यानी कि एक ग्रास में जितनी एनर्जी होती है उसका 10% डियर को मिल जाता है, एक डियर में जितनी एनर्जी होती है उसका 10% लायन को या टाइगर को मिल जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब गाइज एक बात सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा, इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, इसकी अभी आगे हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है. गाइज, अगर हम लोग साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म देखते हैं, तो ग्रास के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा लार्जर ऑर्गेनिज्म है डियर, और डियर के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा लार्जर ऑर्गेनिज्म है टाइगर. जो ऑर्गेनिज्म जितना ज्यादा बड़ा होता है, जिसका जितना ज्यादा साइज होता है, उसकी उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है. यानी कि डियर की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ग्रास से ज्यादा है, लायन की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स या टाइगर की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स डियर से ज्यादा है. तो अब एक बात सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा, एक ग्रास ब्लेड ने, हम एग्जांपल लेते हैं, एक ग्रास ब्लेड ने सोलर रेडिएशंस के थ्रू 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करी. उस 100 जूल एनर्जी में से 90 जूल ऑफ एनर्जी, ये लाइफ टाइम की बात कर रहा हूं, 90 जूल ऑफ एनर्जी अपने लाइफ टाइम में खुद कंज्यूम कर ली. तो जब डियर ने उस ग्रास ब्लेड को खाया, तो डियर के पास कितनी एनर्जी पहुंची? सिर्फ 10 जूल की एनर्जी पहुंची, ओनली 10 जूल्स. लेकिन गाइस, अब एक बात ध्यान से सोचिएगा, डियर कहीं ज्यादा बड़ा ऑर्गेनिज्म है ग्रास से. ग्रास ने अपने लाइफ टाइम में 90 जूल्स की एनर्जी को कंज्यूम किया था. क्या डियर 90 जूल से कहीं ज्यादा एनर्जी को अपने लाइफ टाइम में कंज्यूम नहीं करेगा? क्योंकि डियर की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है.
इस वजह से क्या डियर अपने लाइफ टाइम में मल्टीपल मल्टीपल ग्रास ब्लेड्स को नहीं खाएगा? बिल्कुल खाएगा, तभी उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती है। अब ये सोचिए, से डियर के पास अपने पूरे के पूरे लाइफ टाइम में 1000 जूल एनर्जी पहुंची। उस 1000 जूल एनर्जी में से डियर ने 900 जूल एनर्जी तो सेल्फ कंज्यूम कर ली, 100 जूल एनर्जी बची। जब टाइगर ने डियर को खाया तो टाइगर के पास कितनी एनर्जी गई? 100 जूल गई। लेकिन क्या टाइगर अपने लाइफ टाइम में सिर्फ 100 जूल एनर्जी ही कंज्यूम करेगा? नहीं। जब 900 जूल डियर ने करी है अपने लाइफ टाइम में, तो टाइगर तो 900 जूल से भी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि वो तो और भी बड़ा ऑर्गेनिज्म है। तो इस वजह से अपने लाइफ टाइम में टाइगर को मल्टीपल डियर्स खाने पड़ेंगे, तभी उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो ध्यान से समझिएगा, एक ग्रास ब्लेड डियर की लाइफ टाइम एनर्जी को पूरा नहीं कर सकता है, एक डियर टाइगर की लाइफ टाइम एनर्जी को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए डियर को भी अपनी लाइफ टाइम में मल्टीपल ग्रास ब्लेड्स खाने पड़ते हैं और टाइगर को भी अपनी लाइफ टाइम में मल्टीपल डियर खाने पड़ते हैं। यानी कि आप एक बात समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से सोचिएगा। आई एम ट्राइंग टू से a single organism of higher trophic level consumes multiple organisms of lower trophic level in its lifetime. गाइस थोड़े से टेक्निकल इश्यूज हैं, जरा 2 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। गाइस थोड़े से टेक्निकल इश्यूज हैं, प्लीज थोड़ी देर वेट कीजिएगा, 2 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज। कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं क्लास में।